माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे सेट 2XB 2020 का ये सेट है। और पिछली क्लास में मैंने इसी सेट के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन करवाएंगे जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए से 1 से लेके 4 तक। और इस क्लास में 5-6 क्वेश्चन करवाएंगे। 5 में भी कई पार्ट हैं और 6 में भी कई पार्ट हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 6:30 बजे वाली जो क्लास है सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे यूज होते हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। पेपर जब देने जाओगे फटाफट क्वेश्चन लगा के आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। लाइक और शेयर कर दो। शुभम गुप्ता, सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन, ठीक है। जय महाकाल सुनील, यहाँ पे बोला गया है y बराबर cos x होगा sin x प्लस x की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं और दोनों पद में चर की घात चर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले पद को y1 मानना है, दूसरे वाले पद को y2 मानना है। आराम से dy1/dx का मान और dy2/dx का मान आपको निकालना है। जब दोनों मान मिल जाएंगे, जो समीकरण 1 बनाएंगे ना उसी में रख देंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल मैं लगवा चुका हूं। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो 2023 के जितने सेट हैं 7 वो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट निकाल लेना, 2023 के 7 सेट आपको कंप्लीट सॉल्व मिलेंगे। फिर 2022 के भी मिलेंगे आपको कंप्लीट सॉल्व, सेट 1 से लेके सेट 7 तक। फिर 2021 के सेट मैंने नहीं करवाए, क्योंकि आप जानते हो भाई कोरोना के चक्कर में 2021 में पेपर नहीं हुए थे, तो सेट 1 से लेके सेट 7 तक आपको नहीं मिलेंगे। फिर आते हैं 2020 के जितने सेट हैं 7, उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो सेट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, सेट 2 चल रहा है। तो इस सवाल को लगाते हैं फटाफट। जो है y के बराबर लिख लो, दिया है। सारे के सारे स्टूडेंट लिखें दिया है। y के बराबर लिखो भाई, cos x की होल घात sin x है, फिर प्लस x की घात x है। ठीक है, मैंने बोला आपसे पहले वाले को y1, दूसरे वाले को y2। ओके भाई, अब अवकलन कर दो x के सापेक्ष y का dy/dx और y1 का dy1/dx। ठीक है भाई, y2 का dy2/dx हो जाएगा अवकलन। इसे समीकरण 1 डालेंगे। मैंने क्या बोला है, dy1/dx का मान और dy2/dx का मान अलग से निकालना पड़ेगा। दोनों के मान जब पता चल जाए इसी समीकरण 1 में रख दो, तुरंत आपका dy/dx निकल आएगा। अजय कुशवाहा, देखो भाई मैंने कहा है y1 मेरा है cos x की होल घात sin x है। यहाँ पे आपको चर की घात चर दिख रही है। आराम से क्या कर दो, यहाँ पे लॉग ले लो। पिंटू यादव, दोनों बच्चों का लॉग ले लो। दोनों बच्चों का लॉग लेने पर चर की घात चर अगर दिखाई दे तो दोनों साइड का क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सभी बालक बताएं, यहां तक क्लियर है? अब यहां पे लगा लो फार्मूला। कौन सा? लॉग का फार्मूला लगा लो। लॉग y1 बराबर, लॉग में घात आगे आ जाती है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लॉग का फार्मूला लगा पाओगे। लॉग में घात आगे आ जाती है। ओके भाई, तो लॉग n की घात m मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया। घात आगे लाए और फिर n को जैसे कि तैसा, sin x को आगे लाए, cos x जैसे कि तैसा। जो घात आगे आती है ना, इसको 101% आपको फर्स्ट मानना है, बचा हुआ सेकंड माना जाता है। ये ध्यान रखना, जो घात आगे आती है उसको हमेशा फर्स्ट
माना जाता है। अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहां पे आते हैं, यहां पे लिखो d अपॉन डी एक्स इंटू में log बाई वन बराबर d अपॉन डी एक्स। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन एक्स इंटू में log कॉस एक्स। मैंने क्या बोला है, जो घात आगे आती है उसको हमेशा फर्स्ट माना जाता है और बचा हुआ सेकंड माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चर की घात चर अगर दिखाई दे तो पहले आपको log लेना है, फिर उसके बाद log का फार्मूला लगाना है। log का फार्मूला घात वाला यहाँ पे लगाया है, जो घात आगे आती है उसको 101% आपको फर्स्ट मानना है और बचा हुआ आपको सेकंड मानना है। अब यहाँ पे गुणन नियम लगा लो, अजय कुशवाहा गुणन नियम लगा लो भाई। ये तो हो जाएगा इतना, फिर बाई वन का दोबारा करेंगे तो डी बाई वन अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, फार्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट को जैसे तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, फिर सेकंड वाले को जैसे का तैसा, फर्स्ट वाले का अवकलन। ओके भाई। अब वन अपॉन बाई वन जैसे का तैसा, डी बाई वन अपॉन डी एक्स। यहां पे बता दो साइन एक्स को जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स के बाद में जो लिखा है उसी का अवकलन आपको करना है। पहले log का करेंगे, log के बाद में जो भी है उसको नीचे लिख दो। अब cos x का दोबारा करेंगे अवकलन। आप जानते हो cos x का दोबारा अवकलन माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार लिख लो, उसके बाद अवकलन कर लेंगे। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। अब देखो प्लस का log cos x जैसे तैसा, साइन का अवकलन cos, साइन का अवकलन cos होता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है। फटाफट क्या करो, बाई वन का क्रॉस इंटू कर दो, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, साइन बटे cos 10 लिख दो भाई। ठीक है, cos x का माइनस का साइन x लिख दो। समझ में आ रहा है भाई, साइन अपॉन cos मैंने 10 लिख दिया, cos का अवकलन किया माइनस का साइन, यहां पे cos को पहले लिख लो, log cos x बाद में लिख लो। इतना आपको काम करना पड़ेगा। अब बाई वन का मान रख दो, डी बाई वन अपॉन में डी एक्स। बाई वन का मान यहां से देख लो, cos x की होल घात साइन एक्स है, cos x की होल घात क्या है मेरी, साइन एक्स है। अब यहाँ पे माइनस का साइन एक्स इंटू में टेन एक्स, साइन को पहले लिख लिया, टेन को बाद में लिख लिया, cos x इंटू में log cos x जैसे का तैसा। ठीक है भाई, ये मैंने निकाल दिया डी बाई वन अपॉन डी एक्स का मान। अब क्या करेंगे, डी बाई टू अपॉन डी एक्स का मान और निकालेंगे। जब दोनों मान मिल जाएंगे ना तो समीकरण एक में रख देंगे, तो मेरा क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकल के आएगा, जो हमसे कहा गया है एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, और y2 के बराबर लिखेंगे। देखो भाई y2 कहां पे है, x की घात x है। ठीक है, x की घात x को y2 माना है, तो x की घात x। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चर की घात चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, log लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे log लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का log लेने पर log बाई टू के बराबर log x की घात x। ठीक है, log लेने के बाद log का फार्मूला लगता है, log लेने के बाद log का फार्मूला लगता है, तो घात वाला लग जाएगा, log बाई टू के बराबर x log x। यहां पे आपको log का फार्मूला लगाना है, n की घात m बराबर m log m। क्लियर है, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ओके माय डियर स्टूडेंट, आपने कहा जी सर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अब क्या करोगे, दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स रख दो। ये हो जाएगा मेरा log बाई 2 बराबर डी अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स। ठीक है भाई, यहां पे लगा लो गुणन नियम। जो घात आगे आती है उसको हमेशा फर्स्ट माना जाता है, बचा हुआ आपको सेकंड मानना है। जो घात आगे आती है उसको फर्स्ट, बचा हुआ आप सेकंड मानो। ठीक है भाई, यहाँ पे बना अपन बाई 2 लिख दो, बाई 2 का दोबारा कर दो, तो डी बाई 2 अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट को जैसे तैसे सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वाले को जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन। ओके, तो आप जानते हो log x क्या होता है, 1 x होता है। ये फार्मूला आपको याद करना है। यहाँ पे आते हैं log x को जैसे तैसा x का अवकलन बनो। अब y2 का क्रॉस इंटू करके y2 का मान आपको रखना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, x के x कैंसिल हो जाएगा, y2 का क्रॉस इंटू करेंगे और y2 का मान ये वाला आपको रखना है, x की घात x, तो डी बाई 2 अपॉन डी एक्स का मान निकल आएगा। यहाँ पे आते हैं, आप लोग क्या करो, नोट करते रहो। तो मैंने कहा है कि डी बाई 2 अपॉन डी एक्स के बराबर y2। ओके, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 और दूसरा पद log x। ठीक है भाई, x से x कटेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का log x। y2 का मान रखेंगे तो डी बाई 2 अपॉन डी एक्स, बाई 2 का मान ये देखो, x की घात x रख लो, 1 प्लस का log x। ये मेरा निकल के आया डी बाई 2 अपॉन डी एक्स का मान। अब आपको ये दोनों मान जो निकाले हैं ना समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 बता दो फटाफट। आपने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर डी वाई 1 अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई 2 अपॉन में डी एक्स। ठीक है भाई, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स का मान देख लो, ये मैंने निकाला cos x ही होल घात sin x। लिखो भाई, cos x ही होल घात sin x। यहाँ पे माइनस का sin x इंटू में tan x। दूसरा पद देख लो, दूसरा पद है cos x log cos x प्लस cos x log cos x। ओके भाई, अब इसके बाद प्लस का पद डी बाई 2 अपॉन डी एक्स का मान रखो, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। ये मेरा निकल के आया है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? फटाफट बताओ। शुभम गुप्ता, तनिष्का गुप्ता, यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई आ रही। जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं सारे के सारे लाइक कर दें। इस सवाल को देखो, 5वें का खा है, ये आपको नहीं करना, ये रिड्यूस है। 5वें का जो खा है ये क्या है, रिड्यूस है, इसको आपको नहीं लगाना है। ठीक है भाई, इसको आपको नहीं करना है। ये रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना। ठीक है, सरजीत सक्सेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवें का गा का पहला क्वेश्चन पार्ट 2 से लिया गया है। यहां पे बोला गया सिद्ध कीजिए इसके बराबर इतना। तो बता भाई, ये फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फार्मूला आपको सिद्ध करना है।
कैसे करोगे आशीष यादव, बताओ जल्दी बताओ। मैंने जब बेसिक पढ़ाया था पार्ट 2 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो सारे के सारे फार्मूले मैंने बताए थे और उनको सिद्ध भी करवाया था। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा है पार्ट 2 का और जितने मैंने फार्मूले बताए थे और सारे के सारे फार्मूले आपको तैयार हैं और उनको कैसे सिद्ध किया जाता है, तो फटाफट आप कर पाओगे इसको। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है पार्ट 2 का, तो मैं इसको लगवा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको आपको सिद्ध करना है। तो मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले पूरा फार्मूला देखो, इसमें कितने चर हैं। आपने कहा केवल और केवल x मेरे को दिख रहा है। जब x केवल दिख रहा है आपको एक चर, तब आपको थीटा मानना है। किसको मानना है? साइन इनवर्स x को थीटा मानना है। जितने मैंने फार्मूले बताए थे, x केवल चर था, जितने फार्मूले हों जिसमें केवल x हो, तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा मानना है। और जिसको मानोगे थीटा समीकरण 1 डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं साइन इनवर्स x बराबर थीटा। आपने कहा जी सर। जैसे ही थीटा मानेंगे वैसे ही समीकरण 1 आपको डालना है। अब इसके बाद साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ये 2 लाइन पार्ट 2 की आपको ध्यान रखना है। पूरे पार्ट 2 में यही दो लाइन आपको सीखना है। पूरे पार्ट 2 में इनवर्स है, उस तरफ लेके जाएंगे इनवर्स हट जाएगा, और इनवर्स अगर नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। ठीक है भाई। अब साइन 3 थीटा का फार्मूला बता दो, याद होगा ना। फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला है। साइन थीटा का मान है मेरा x, यहां पे रख दो तो 3x हो गया, यहां पे रख दो 4x क्यूब। तो देखो भाई 3x माइनस 4x क्यूब दिख रहा है। अब यहां पे साइन इनवर्स दिख रहा है तो यहां पे आ जाएगा कैसे, साइन 3 थीटा के बराबर आपने 3x माइनस 4x क्यों लिखा, तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैंने बोला है आपसे कि इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, अगर इनवर्स है उस तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो कैसे ध्यान रखोगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स नहीं था, उस तरफ लेके गए, इनवर्स लग गया। अब थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो, ये सिद्ध हो गया। देखो भाई 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है भाई, कहां से रखा है थीटा का मान, समीकरण 1 से रखा है, सामने लिख दो। पेपर में ऐसे ही आपको करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई। प्रदीप कुमार, अजय कुशवाहा, आशीष यादव। देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको पूरा पूरा देखना है जो भी सिद्ध करवाया गया। तो यहां पे केवल और केवल ये देखो कितने चर हैं, केवल आपको एक चर दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर एक चर आपको दिखाई दे रहा है वो भी x है, तो आपको थीटा मानना है। एक चर में अगर फार्मूला सिद्ध करवाए तब आपको थीटा मानना है। किसको थीटा मानना है? बराबर के मेरी तरफ इसको आपको थीटा मानना है, लेकिन संख्या को छोड़ के। जब भी थीटा माना करो संख्या को छोड़ के, जिसमें x है उसी को थीटा आपको मानना है। तो मेरे को साइन इनवर्स में x दिख रहा है, तभी मैंने साइन इनवर्स x को थीटा माना है। और जैसे थीटा माना है वैसे ही समीकरण 1 डालना है। फिर इसके बाद ये इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे x और इसको उस तरफ लेके गए, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का मान x पता चल गया। साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा बराबर होता है
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे sin क्यू थीटा, sin थीटा बराबर x है, रख दो तो आराम से ये मैच हो गया। फिर इसके बाद साइन इनवर्स और चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? साइन को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अब पूरा पूरा ये वाला मैच हो गया। अब मेरे को 3 sin इनवर्स x भी चाहिए, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो, तो 3 sin इनवर्स ये भी मैच हो गया। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला पार्ट 2 में कोई सा सिद्ध करना हो तो केवल आपको क्या देखना है, कितने चर हैं, केवल और केवल एक चर है तब आपको थीटा मानना है। अगर 2 चर दिखाई दे रहे हैं x और y, तो आपको क्या मानना है, a और b मानना है। पूरा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा अगर 2 बातें आपने मेरी समझ लें। केवल और केवल एक चर दिख रहा है तब आपको थीटा मानना है, 2 चर दिखाई देते हैं तब a और b मानना है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यहाँ पे 2 चर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए, तब कैसे करोगे बता भाई? आपने कहा है कि अगर 2 चर दिखाई दे रहे हैं तो इसको आपको a मानना है और इसको आपको b मानना है, ठीक है। 2 चर में अगर फार्मूला है तब आपको पहले वाले चर में जो भी है उसको a मानना है, दूसरे वाले चर में जो भी है वो b मानना है। फिर उसके बाद आप जानते हो दूसरी लाइन ऐसे करके लिखी जाती है। तो ये भी फार्मूला आता है पेपर में, तो तैयार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे भाई तो गणित में 100 में से 100 नहीं ला पाओगे। 100 में से 100 लाना है तो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको सवाल लगाना है, तभी गणित में आ पाएंगे 100 में 100। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। चलिए फटाफट देखिए। गा का सेकंड पार्ट आपको लगाना है, इजी है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसने बोला y बराबर 500 e की घात 7x है, फिर प्लस का 600 e की घात माइनस 7x है। ये सवाल है। 5वें का गा का सेकंड ये पार्ट है। पहले y के बराबर लिखो, उसके बाद आप जानते हो d2y/dx² बराबर 49y। भाई साहब e की घात में एक दफा 7x प्लस का है, यहाँ पे e की घात माइनस 7x है। ओके भाई, अगर मैं 2 बार अपकलन करूंगा, एक बार करोगे 7 यहां से 7 यहां से निकल के आएगा, जब 2 बार अपकलन करोगे फिर 7 निकल के आएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है 49 बाई सिद्ध हो जाएगा भाई। देखो कैसे, सबसे पहले y के बराबर लिखो, दिया है y के बराबर जो है दिया है, लिखो 500 e की घात में 7x, फिर कितना है 6000 है। 6000 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 0 यहां पे e है, 0 की जगह पे e होगा, ठीक है, 600 होगा। e की घात में माइनस 7x। अब आप जानते हो मेरे को अपकलन करना पड़ेगा, करो भाई। एक बार अपकलन करोगे, पहले तो जैसे एक तैसा लिख लो। आपने कहा जी सर जैसे का तैसा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि e की घात x का अपकलन क्या होता है, e की घात x होता है। तो मैंने 500 तो ऐसे लिख दो, मैंने अपकलन किया e की घात 7x का, तो पहले जैसे तैसा लिख लो, फिर 7x का दोबारा अपकलन करेंगे इसका, तो क्या निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। तो 7 कहाँ पे लिख दो? यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी जैसे का तैसा, क्योंकि e की घात x का e की घात x होता है अपकलन। अब e की घात में जो है ना ये वाला, इसका दोबारा अपकलन करना पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा? माइनस का 7 निकल के आएगा। अगर 7x का अपकलन करोगे तो 7 निकल के आएगा। निगेटिव है तो निगेटिव लिख लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं फिर एक बार अपकलन कर दो, फिर आपको 7 मिलेगा।
500 की घात 7x जैसे तैसा। फिर 7x का दोबारा अपकलन करोगे 7 मिलेगा, 7 पहले से ही है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 7 पहले से ही है, दोबारा 7 फिर मिलेगा तो 7 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 600 e की घात -7x, फिर अपकलन करोगे -7x का -7 निकलेगा, -7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद d2/dx², 7 का वर्ग कॉमन मिल रहा है, 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है, यहां से कॉमन ले लिया, 500 e की घात में 7x, यहाँ पे कितना है 600, जो बचा उसे लिखो, जो बचा माय डियर स्टूडेंट उसको लिखो। आपने कहा जी सर, जो बचा है उसे मैं लिखूंगा। ओके, अब ये पूरा किसके बराबर है, बाई के बराबर है, तो यहाँ पे बाई लिख दो, उत्तर आ गया। तो d2/dx² बराबर 49y, यही सिद्ध करना है। बता भाई, इसे समीकरण 1 डाल लो, इसे क्या डाल लो, समीकरण 1 डाल लो, थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण 1 डालना है। ओके भाई, यहां पे बता दो कि मैंने बाई जो मान रखा है समीकरण 1 से रखा है, सामने बता दिया करो। ये जो बाई का मान 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात -7x बाई के बराबर यहां पे था, इसके स्थान पे बाई रख दिया और मेरा उत्तर आ गया। तो ये सिद्ध करना था d2/dx² बराबर में 49y। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। प्रदीप भाई 2023 का 7 सेट लगाने पर कितना आएगा सर जी? सूरज यादव 2023 के मैंने 7 सेट कंप्लीट करवाए हैं, अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बरसी सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। 2023 के 7 सेट, 2022 के 7 सेट, फिर 2020 का 1 सेट मिल जाएगा, ये दूसरा चल रहा है। सारे के सारे सेट मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? पहले ये बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सर आज कंप्लीट कर देंगे क्या? रेहाना जी हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की है बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। ये सवाल आया 5वें का घा, समाकलन आपको करना है। साइन क्यू एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, आप जानते हो। साइन क्यू एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। कैसे करोगे? साइन 3 थीटा के फार्मूले से साइन क्यू का मान आपको निकालना है, फिर उसके बाद आपको समाकलन करना है। जब समाकलन हो जाए 0 से π/2 लिमिट आपको यूज करनी है। तो कैसे ध्यान रखोगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन हो जाता है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। तो कैसे ध्यान रखना है? घात 2 या अधिक साइन कॉस टेन कॉट पे डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन हो जाता है। तो 4 का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, 2 का होता है। तो यहां पे साइन क्यू है, तो इसका समाकलन कैसे करोगे? डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो आई के बराबर लिखो पहले। साइन क्यू थीटा का फार्मूला बताओ, डायरेक्ट बताओ। अगर नहीं आता है तो आप साइन 3 थीटा के बराबर लिखो। अगर डायरेक्ट आता है कि साइन क्यू थीटा के बराबर, तो फिर यहां पे डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो साइन क्यू थीटा के बराबर नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे? साइन 3 थीटा से। तो देखो भाई, मैंने कहा साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है मेरा? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, यही है भाई। अब यहां से मैं निकालूंगा साइन क्यू थीटा का मान। तो पहले पक्षांतर करेंगे ना,
तो इतना मिलेगा भाई। इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा। अब यहाँ से sin क्यू थीटा का मान निकाल लो, तो 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा बटे में 4 लिखो। ओके भाई, अब रखेंगे इसका मान यहाँ पे। लिमिट क्या है 0 से π/2। तो यहाँ पे मेरा क्या है x है, यहाँ पे x रख लो। 3 sin x माइनस का sin 3 थीटा है ना, x रखो क्योंकि मेरे पास कोण x है। फार्मूले में मैंने थीटा लिया है, मेरे प्रश्न में x है, तो यहाँ पे आपको x रखना है। अब नीचे तो जैसे का तैसा करो समाकलन। आपने कहा इसका अलग करोगे ना तो 3/4 अलग लिख लो, ठीक है। sin x का हो जाएगा समाकलन। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट ना लिखो अगर नहीं समझ में आया तो पहले क्या करो, लघुत्तम वापस कर दो, π/2। 3 sin x के बटे में आराम से 4 लिखो ऐसे। फिर ये 4 जो है sin 3x के नीचे लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ फटाफट, यहां पे आते हैं। अब आराम से क्या करो, sin x का समाकलन अलग करो और sin 3x का समाकलन अलग करो। तो 3/4 ऐसे ही लिखो, 0 से π/2 लिमिट है और sin मैंने x लिख दिया, माइनस 1/4 आगे लिखो और 0 से π/2 sin 3x, ऐसे करके लिखना है। sin x और sin 3x का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो i बराबर 3/4, साइन का क्या होता है, नेगेटिव का कॉस होता है। मैंने नेगेटिव आगे लिख दिया, अब इसमें लिमिट लगा देंगे। ऐसे यहां पर करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। साइन का माइनस कॉस होता है ना, माइनस माइनस प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अवकलन, मतलब 3x का अवकलन, नीचे 3 निकलेगा। पहले समाकलन करेंगे, फिर समाकलन में क्या होता है, नीचे अवकलन होता है। अब अवकलन करो या फिर x का गुणांक नीचे लिख दो, एक ही बात है भाई। अब फटाफट क्या करो, लिमिट लगा दो 0 से π/2। i के बराबर यहां पे देख लो, माइनस का 3/4, अपर लिमिट रखेंगे तो इतना मिलेगा, लोअर लिमिट इतना, ठीक है भाई। 4 3 12 हो गया, अपर लिमिट cos 3 π/2, लोअर लिमिट cos, यहाँ पे 0 रखोगे, 3 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा। अब आपको डायग्राम आता हो, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट मान रखूंगा, यहाँ पर भी डायरेक्ट मान रखूंगा। कॉस का डायग्राम आता हो, नहीं आता मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये मेरा क्या है, कॉस का डायग्राम है। डायरेक्ट आपको मान पता हो, अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, ये 0 होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा π/2, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना मिलेगा, पाई प्लस करते रहो, π/2 में पाई प्लस करो, 3 π/2, फिर आगे 5 π/2, इसमें पाई प्लस करोगे 7 π/2, ठीक है। यहीं तक रखो, आगे डाट डाट डाट, यहाँ पे आपको पाई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, तो यहाँ से यहाँ तक 180। अब इसमें पाई प्लस करो तो यहाँ पे आ जाओगे 2 पाई, पाई में पाई प्लस करो 2 पाई, 2 पाई में पाई प्लस करो 3 पाई। अब आराम से देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मान रखूंगा 3/4, cos 90 का मान डायरेक्ट जानते हो, इस रेखा के सामने यहाँ पे आते हैं। ये π/2 है ना, यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 0। cos 0 का मान यहाँ पे मिलेगा, क्या है, 1। भाई इस लाइन को देखो, 1 है ना, ओके। यहाँ पे आते हैं 1/12, cos 3 π/2 कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, बीच में देखो ये वाला, इसके जस्ट सामने बताओ 0 है ना। तो cos π/2, cos 3 π/2, cos 5 π/2, cos 7 π/2, इन सब का मान 0 होता है। तो यहाँ पे फटाफट 0 रखेंगे। cos 0 का मान देखो, यहाँ पे मिला 0, भाई ये 0 जो है यहाँ पे मिला, cos 0 का मान 1 होता है। तो डायग्राम आता है तो डायरेक्ट मान रख सकते हो, डायग्राम नहीं आता है फिर आपको चतुर्थांश का यूज करना है। लेकिन चतुर्थांश का यूज करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, डायग्राम का यूज करोगे विद इन सेकेंड में सबके मान आप रख सकते हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, यहाँ पे -1/12। हम जानते हैं
लघुत्तम सेम करना। भाई यहाँ पे 4 है तो 3 का गुणा ऊपर 3 का नीचे, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 12 12 हो गया नीचे, ऊपर कितना मिला 3 तिरका 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8/12 काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो उत्तर मेरा कितना आया 2/3 आ गया। बताओ, समझ में ना आया हो तो मेरे पास दूसरा मेथड है, अगर ना समझ में आया हो तो मेरे पास दूसरा मेथड है, जल्दी बताओ, आ गया समझ में? जल्दी बताओ, अगर ये मेथड ना समझ में आया हो तो मेरे पास दूसरा मेथड है, इसको पहला मेथड डाल लो, ठीक है। सेकंड मेथड देख लो, ये सेकंड जो मेथड है विषम घात के लिए बनाया गया, विषम घात के लिए, मतलब साइन और कॉस, साइन और कॉस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ ना हो, तो विषम घात आपको देखनी है। विषम घात जिस पर है, या तो साइन पे या कॉस पे, अगर साइन पे विषम घात मिल जाए तो वहां से एक घात आपको तोड़नी है, और किसके पास लिखोगे, dx के पास। पहला काम इतना आपको करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जो सवाल दिया गया है i बराबर 0 से π/2 और यहाँ पे साइन q है, मैंने यहाँ पे कॉस अपने पास से रख लिया, क्योंकि ये जो मेथड है ना ये साइन और कॉस के लिए है, साइन इंटू कॉस, ठीक है भाई। रेहाना जी, विषम घात के लिए ये मेथड 2 बनाया गया, मतलब साइन और कॉस होना चाहिए, साइन और कॉस होना चाहिए, किसी एक पर आपको विषम घात देखना है। साइन पे दिख रही है तो यहां से एक घात तोड़ के dx के पास आपको लिखना है। पहली स्टेप आपको ध्यान रखना है, जिस पर विषम घात दिखाई दे, कॉस पे अगर विषम घात दिखाई दे या फिर साइन पे, वहां से एक घात तोड़ के इसके पास आपको लिखना है। एक घात आपको तोड़नी पड़ेगी, 0 से π/2 मैंने यहां पे लिखा, कॉस की घात 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, एक घात आपको तोड़नी है, dx के पास लिखना है। अब ये साइन बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा कि अगर मैं साइन हूं तो मेरे अलावा टोटल क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक घात आपको तोड़ के dx के पास लिखना है। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन बोलेगा अगर मैं साइन हूं तो मेरे अलावा कॉस होना चाहिए, अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस बोलेगा अगर मैं कॉस हूं तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन है तो ये बोल रहा है तो मेरे अलावा क्या होना चाहिए, कॉस। तो यहाँ पे कॉस आपको बनाना है, ये पहले से कॉस है, यहाँ पे आपको कॉस बनाना है, मतलब साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सेकंड मेथड साइन और कॉस दोनों के लिए बनाया गया। चाहो अगर आप ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाए तो कॉस को हटा दो भाई, क्योंकि वो तो मैं लेके चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि साइन और कॉस दोनों के लिए मेथड बनाया गया। समझ में आ गया, उसको ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलेगा मैं साइन हूं तो मेरे अलावा क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो 0 से π/2 1 - कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन। अब प्रतिस्थापन विधि लगा लो, क्या लगा लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो। कॉस को t मानेंगे, साइन मैच हो जाएगा, कॉस x को क्या मानो t, अपकलन करो, कॉस का अपकलन माइनस का साइन होता है, ठीक है, बराबर में dt। तो ये मेरा चला गया, 2 मान आपको रखना है, एक ये और यहां से आप साइन x dx का मान निकालो, माइनस dt को दे दो, ये मान आपको रखना है।
दो मान आपको रखना पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि जो भी व्यंजक है वो टी में चेंज हो जाएगा। तो मेरे को टी का मान चाहिए, तो टी का मान यहां से आपको निकालना है। तो फटाफट जो है अपर लिमिट चेंज करो, फिर लोअर लिमिट चेंज करो। तो कैसे चेंज करोगे, जब अपर लिमिट मेरी कितनी है, π/2 है, तब टी का मान कितना मिलेगा, ये x का मान यहां पे आपको रखना है। ये लाइन जो लिखी है ना यहाँ पे, cos π/2 बराबर में t। cos 90 का मान 0 होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। जब x बराबर, लोअर लिमिट 0 है, रखो, ये x का मान 0 यहां पे रखो, तो cos 0 बराबर t। cos 0 का मान 1 होता है, तो लिमिट मेरी चेंज हो चुकी है 1 से 0। यहां पर आपको t लिखना है, cos को t माना है इतना, ठीक है। और इसके स्थान पे माइनस का dt आपको लिखना है। अब नेगेटिव का अंदर इंटू कर दो 1 से 0, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। मैंने माइनस से इंटू किया है, पहला पद नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पद प्लस हो जाएगा। तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख दो। अब करो समाकलन, तो टी स्क्वायर का t³ 1 से 0, 1 का t अचर पद का लिमिट लगा दो, तो 1/3 आगे लिखो, 0 की घातें 3 0 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 की घातें 3 1, यहां पे आते हैं 0 लोअर लिमिट 1 माइनस 1/3 मिला, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 मिला। हल करोगे 3 एकम 3, 1 चला जाएगा 2, नीचे जैसे का तैसा 2/3 आया है। जो मैंने फर्स्ट मेथड से आंसर निकाला 2/3, वही मेरा सेकंड मेथड से मिला है, देखो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, सारे सारे मेरे प्यारे भाई, इसको नोट करें। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। अब सवाल आया है 5वें का अड़ा, इसको पढ़िए और लगाइए, इसको पढ़कर लगाइए। क्या बोला है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कितने युग्म बनेंगे, 36 बनेंगे। दो पासे अगर एक साथ फेंके जा रहे हैं तो 36 युग्म बनेंगे। फिर उसमें से कह रहा है कम से कम 6 आने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो युग्म गिनेंगे जिसमें 6 है, जितने युग्म होंगे काउंट करके ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रतिदर्श समष्टि आपको बनानी है। सैंपल स्पेस में बोलता हूं, तो यस बराबर, यहां पे क्या बोला, दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं। इसका मीन्स है जब पहला पासा फेंका तो 1 से लेके 6 तक संख्याएं मिलेंगी, जब दूसरा पासा फेंका तो 1 से लेके 6 तक संख्याएं मिलेंगी। अब आप क्या करो, 1 का इन सभी में इंटू कर दो, जितने यहां पे हैं, तो 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ। तो कैसे लिखोगे, 11 से स्टार्ट कर दो और 16 तक लिखो, 11 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16। अब आप क्या करिए, पकड़ लीजिएगा 2, ये वाला 2 पकड़िए, ये वाला 2 के साथ में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। कितने युग्म बनेंगे, 6 बनेंगे। पहला युग्म 21 से स्टार्ट होगा, पहला युग्म 21 से स्टार्ट होगा, 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 फिर 25 फिर 26। ऐसे ही 3 पकड़ लो, इन सबको ले लो, मतलब 31 से लिखो, 31 फिर 32 फिर 33 फिर
34, फिर 35, फिर 36। अब क्या करोगे, 4 पकड़ लो, यहां से 4 पकड़ लो, सबके साथ में योग बना लो। 41 से स्टार्ट होगा, 41, 42, फिर 43, फिर 44, 45, फिर 46। अब फिर पकड़ लो 5, 5 के साथ एक 51 से स्टार्ट कर दो, 51, 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56। अब पकड़ लो 6 पकड़ लो, इन सबके साथ में योग बना लो, मतलब 61 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, ऐसा करके। इतना तो जानते हो भाई साहब। फिर 62 हो गया, फिर 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया। इस तरीके से आपको योग बनाना। कितने बन गए, 36 बन गए, NS बराबर 36। अब कहा है कम से कम 6 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, तो फटाफट बताओ। ई घटना मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ई घटना मान लिया, तो एन ई के बराबर काउंट करके लिखेंगे कितने योग में, कम से कम 6। तो देखो 6 होना चाहिए, एक ये आपको मिला है, फिर एक ये आपको मिला है, 6 होना चाहिए, चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, 6 होना चाहिए। ये दिखा, फिर ये दिखा, फिर ये वाला दिखा, फिर ये पूरी लाइन आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 और यहां से यहां तक 6, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो उत्तर कितना आएगा, 11/36 आएगा, 11/36 उत्तर आएगा। सारे स्टूडेंट एक बार फिर देख लें, कम से कम 6 आने की प्रायिकता बतानी है, तो कम से कम 6 ई घटना मैंने ले लिया। अब आपको एन ई के बराबर यहां से काउंट करके लिखना कितने ऐसे युग्म हैं जिसमें 6 है। तो 6 देखना है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, क्योंकि कम से कम का मतलब होता है एक पासे पर या फिर दोनों पासे पर। तो एक पासे वाले ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर इसके बाद एक पासे पर 6, इसमें 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 इसमें, तो 5 और 5 10, और ये क्या है, दोनों पासों पर आपको 6 दिख रहा है, इसको भी काउंट करेंगे। यही तो कम से कम में मिलेगा, कम से कम का मतलब दोनों में। तो 11 युग्म मिले हैं। अब इनको मैं हटा देता हूं, आप लोग क्या करो, उत्तर लिख दो, 11/36 लिखो फटाफट। अगर मैं फार्मूले की बात करूं, पी बराबर क्या होता है, एन ई के बटे में NS होता है। यहां पे लगाओ फार्मूला, पीई बराबर एन ई अपान में NS, ये फार्मूला होता है। तो पीई बराबर एन ई का मान 11 है और NS का मान 36 है। ये उत्तर इसमें लाई करेगा। ओके भाई, प्रायिकता का सवाल एकदम सिंपल होता है, आराम से कर सकते हो अगर आपने प्रायिकता का बेसिक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रायिकता का अगर बेसिक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उन्नति नायक अगला सवाल, अगले सवाल की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। 5वें का चा देखो, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल आया है, बताओ लगाएं या इसको छोड़ दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, लगाएं या छोड़ दें। हर साल क्वेश्चन आता है, या तो 5 नंबर देके जाएगा या फिर 8 नंबर देके जाएगा। हर साल आता है, या तो 5 नंबर देके जाएगा या फिर 8 नंबर देके जाएगा। बताओ फटाफट, इसको लगा दें।
जल्दी बताओ फटाफट, ये तो सवाल आप कर ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सवाल बताओ, हर साल आता है। रेहाना जी कह रही हैं रहने दीजिए। तनिष्का गुप्ता, देखो मैं लगाता हूं। सबसे पहले क्या देखोगे पूरे प्रश्न में, सबसे पहले क्या देखोगे पूरे प्रश्न में, अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा हुआ आपको मिलेगा। पूरे प्रश्न में देखो कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अधिकतम या न्यूनतम। सबसे पहले यही आपको लिखना है, अधिकतम जेड के बराबर। आपने कहा जी सर अधिकतम मेरे को दिख गया लिखा हुआ, तो अधिकतम जेड के बराबर लिखो 8x प्लस का 7y, 8x प्लस का 7y, ठीक है भाई। इसके बाद क्या लिखोगे, अवरोध। अवरोध या फिर व्यवरोध एक ही बात है, अवरोध या फिर व्यवरोध एक ही बात है। कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 अवरोध हैं। पहला है इतना, दूसरा है इतना, तीसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 45, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 66, फिर इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। 1 2 3 4 5 6 अवरोध मेरे पास 6 हैं। अब आपको क्या करना है बरसी भाई, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ना अंताखंड रूप का, ये लगेगा x के अपान जो भी है x एच पे बिंदु मिलेगा, x के अपान जो भी है x एच पे बिंदु मिलेगा, y के अपान जो भी है y एच पे बिंदु मिलेगा। तो ये अंताखंड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंताखंड से ही सवाल लगेगा। अब देखो जितने अवरोध हैं हर एक अवरोध को देखना है, 3 पद होना चाहिए और अचर पद 0 ना हो, उसी अवरोध का ये अंताखंड बनेगा, और बनेगा तुरंत 2 बिंदु पता चल जाएंगे। तो इस अवरोध का अंताखंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वाले अवरोध में 2 पद हैं, तो इसका अंताखंड नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा अवरोध अगर देखा जाए, इसका भी नहीं बनेगा अंताखंड, क्योंकि 2 पद हैं। जिस अवरोध में 3 पद हैं और अचर पद 0 ना हो, तो समझो उसी का ये अंताखंड बनेगा और 2 बिंदु पता चल जाएंगे। तो आपने कहा जी सर इसका तो बन जाएगा, क्यों, 45 को x के नीचे लिखो और y के नीचे लिखो, बराबर कितना चाहिए, बराबर 1 चाहिए ना, तो बराबर 1 मिल जाएगा जब 45 जो x के नीचे लिखेंगे y के नीचे लिखेंगे, तो 2 बिंदु मेरे को मिल गए। पहला बिंदु आप जानते हो यहां से 45,0 ये x एच पे मिला, यहां से आपको y एच पे मिलेगा, यहां से आपको y एच पे बिंदु मिलेगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद दूसरा और तीसरा देख लिया, चौथा अवरोध देख लो। यहां से भी आप बिंदु बता सकते हो, क्योंकि इसका भी अवरोध, इसका भी अंताखंड बनेगा, क्योंकि इस अवरोध में 3 पद हैं और अचर पद 0 नहीं है। तो 66 को नीचे लिख दो, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 22,0 पहला बिंदु मिल गया। 66 जब y के नीचे लिखेंगे तो 0,66। नहीं समझ में आ रहा है भाई, मैं कह रहा हूं 66 जो है x के नीचे लिखो, y के नीचे लिखो, ठीक है, और बराबर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब आराम से 3 से काट लो, अगर कट रहा है तो यहां से आपको बिंदु मिल जाएगा एक x एच पे, y के नीचे जो भी है तो y एच पे बिंदु मिलेगा। हर एक सवाल ऐसे ही आपको लगाना है रैखिक प्रोग्रामन का, और लास्ट वाले 2 अवरोध आपको छोड़ देना है। इसका यूज मैं बाद में करूंगा जब डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि ये 2 अवरोध बताते हैं लास्ट वाले, डायग्राम छायांकित होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो इसलिए इन 2 को छोड़ दो। अब डायग्राम बनाते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, डायग्राम पर ध्यान दें। जिस स्टूडेंट ने डायग्राम बना लिया पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि डायग्राम का ही खेला है यहाँ पे। ये खेला आपको ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा।
ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स डैश, ये मेरा वाई अक्ष है, ये मेरा क्या है वाई डैश है। ये मेरा क्या है मूल बिंदु है। गाड़ी यहां से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको अंताखंड से ही अंतराल यहां पे लेना है। किसका अंताखंड बना था? इसका बना, इसका बना। तो इन दो अंताखंड के बिंदु देख लो, वहां से एक्स और वाई का मान देख लो सबसे बड़ा। उसी से पता लगेगा कि यहाँ पे 1 से अंतराल लिया जाएगा, कि 2 से लिया जाएगा, कि 10 से लिया जाएगा, कि 15 से लिया जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 45 और 22 है, यहाँ पे y का मान 45, 66, सबसे बड़ा 66 है। अब आपको 10 से अंतराल लेना है, तभी आप कॉपी पे बना पाओगे, क्योंकि x और y के मान बड़े बड़े मिले हैं। तो 10 से अंतराल लिया तो हमें 45,0 दिखाना है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के बीच में यहां पे मिलेगा आपको 45,0। एक्स एक्स पे बिंदु मिल गया। ये वाला बिंदु कहां मिलेगा आप जानते हो, 40 और 50 के बीच में। तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। अब आप लोग क्या करो, बिंदु लिख दो। आपने कहा जी सर मैं बिंदु लिखूंगा। इस लाइन को थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ओके, इस लाइन को मैंने बढ़ा लिया। तो दूसरा बिंदु कहां पे मिला? 0,45, 40 और 50 के बीच में। 10, 20, 30, 40, 50 के बीच में यहां मिल गया 0,45। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, फटाफट खींच लो। ये वाला बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, इसे नंबर 1 डाल लो। अब इसके बाद ये वाली रेखा खींचनी है 22,0, 0,66 वाली। तो देखो भाई साहब 22,0 एक्स एक्स पे मिलेगा। 10, 20, 20 और 30 के बीच में ये मिल जाएगा। यहां पे ले लो 22,0, 10, 20, 21, 1, 22, ठीक है। 0,66 मतलब 60 और 70 के बीच में। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में 66, मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ जाओ। ये दो अवरोध थोड़ा मैं साइड से कर देता हूं। ओके, अब यहां पे लिख लो 0,66, ठीक है। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती, एक ये बिंदु है और एक ये मेरा बिंदु है, खींच ली। और जो रेखाएं उनको भी आपको खींचना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप जानते हो जितने अवरोध हैं सारे अवरोध आपको यूज करना है इस डायग्राम में। तो ये दो मैंने खींच ली। अब ये x लेस देन इक्वल 20, इसका मतलब x बराबर 20 समीकरण के रूप में लिखोगे। तो x बराबर 20 की एक रेखा खींचो। बाई h के समांतर रेखा खींचनी पड़ती है, जो भी x के बराबर मान दिया जाए बाई h के समांतर रेखा आपको खींचनी है। 10, 20 ये रेखा खींचेगी, यहां से खींचेगी, फटाफट खींच लो। x बराबर 20 की रेखा है, तो यहां पे कितना मिल जाएगा आपको? 20,0 मिल जाएगा। ओके भाई। अब y लेस देन इक्वल 40 है, तो y इज इक्वल 40। ये रेखा कहां मिलेगी आपको? x अक्ष के समांतर। जो y के मान होते हैं, वो x अक्ष के समांतर रेखा आपको खींचनी है। तो y बराबर 40 है, तो x अक्ष के समांतर रेखा खींचो।
एक्स अक्ष के समांतर 1 2 3 4 10 20 30 40 यहां से रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। ओके भाई, क्लियर है? पहले ये बता दो। आपने कहा जी सर क्लियर है। तो बाई बराबर 40 की ये रेखा, तो यहाँ पे 0,40 एक बिंदु मिल जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, तीर लगाऊंगा। पहले आपको उस रेखा के तीर लगाना है जिसका अंताखंड बना था। इन दो रेखाओं के अंताखंड बने गए, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। तो आपने कहा जी सर, नंबर ये 3 है, ये नंबर 4 है, तो नंबर बदल लेता हूं। ये नंबर मेरा कौन सा है, 3 है, ठीक है, और ये मेरा नंबर 4 है। x बराबर 20 की रेखा, ये नंबर मेरा 1 है, ये नंबर मेरा 2 है। अब इसके भी जो है तीर आपको लगाना है, तो ये कहां पे मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब जानते हो, x बराबर 0। समीकरण के रूप में तो लिखना पड़ेगा, तो x बराबर 0 कहां पे मिलेगा, बाई एच पे मिलेगा। इसे नंबर कितना डालोगे, 5 डालो। फिर बाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसकी रेखा आपको कहां मिलेगी, तो आपने कहा x अक्ष पर बाई बराबर 0 होता है, तो नंबर 6 यहां पे डालो। सारे सारे मैंने अवरोध दिखा दिए। अब देखो इन दोनों के तीर कैसे लगाओगे, नंबर 3 रेखा नंबर 4 रेखा के दोनों ही लेस देन इक्वल हैं, तो लेस देन इक्वल पे अंदर आपको तीर लगाना है। तो नंबर 3 रेखा के अंदर आपको तीर लगाना है। ये अंदर तीर लग रहे हैं, मतलब मूल बिंदु के अपोजिट जब तीर लगाते हैं तो बाहर तीर लगाए जाते हैं। मूल बिंदु के अपोजिट जब तीर लगाते हैं तो बाहर तीर लगाते हैं, लेकिन मूल बिंदु की दिशा में जब तीर लगाते हैं तो बोलते हैं अंदर की ओर तीर। तो मूल बिंदु की दिशा में, मूल बिंदु की तरफ जब तीर मैं लगा रहा हूं तो बोलेंगे अंदर की ओर तीर। तो लेस देन इक्वल पे अंदर आपको तीर लगाना है। फिर नंबर 4 रेखा के अंदर ही तीर लगाओ क्योंकि लेस देन इक्वल है, तो नंबर 4 रेखा ये है, अंदर तीर लगाओ। सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी बालक हमसे पढ़ते हैं समझ लें ये सवाल आता जरूर है। अब इसके बाद नंबर 1 2 और नंबर 5 6 के तीर कैसे लगाओगे, यहां पे लेस देन इक्वल है, इसका मतलब है x का मान 20 या 20 से आपको छोटा लेना है। तो किस तरफ लेना है, जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। इसके लिए ट्रिक नहीं है लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, इसके लिए ट्रिक नहीं है। ट्रिक केवल इन दोनों के लिए मैंने बताई है। क्यों, क्योंकि जिस अवरोध का अंताखंड बनता है उसी के लिए ट्रिक होती है कि लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। तो इन दोनों के लिए ट्रिक है, लेकिन अब इसके लिए ट्रिक नहीं है, आपको समझ के तीर लगाना है। कहता है लेस देन इक्वल 20, इसका मीन्स है x का मान 20 या 20 से आपको छोटा लेना है। तो किस तरफ लेना है, जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। तो नंबर 1 रेखा देखो यही है, तो पीछे आपको तीर लगाना है क्योंकि 20 या 20 से छोटा मान आपको लेना है, तो पीछे ही तीर आपको लगाना है। ऐसे करके इसने बोला बाई का मान 40 या 40 से छोटा लेना है, तो नीचे तीर लगाओ। नंबर 2 रेखा के नीचे तीर लगाओ। अब ये क्या बताते हैं, ये दो ये बताते हैं कि आपको प्रथम चतुर्थांश में ही छायांकित करना है। तो इसके तीर कैसे लगाओगे, x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। किस तरफ लेना है, जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आप तीर लगा लो। यही नंबर 5 है ना, तो नंबर मैंने इसीलिए डाला है कि आपको ध्यान रहे कि किसके कौन से तीर हैं। तो ये तीर लगाए हैं इसके, अब इसके तीर ऊपर लगा लो, प्रथम चतुर्थांश में ही छायांकित होगा ना, तो ऊपर लगा लो। अब तीर आपको देखना है, 6 अवरोध हैं, 6 अवरोध के इकट्ठा तीर जहां पे दिखाई दे रहे हैं समझो वहीं पे छायांकित होगा। तो मैंने कहा यहां पे देखो
इस रेखा ने बोला है पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा, इस रेखा ने बोला पीछे नहीं छायांकित होगा आगे होगा। तो यहां से ऐसे करके देखो, और फिर इसके बाद में इस रेखा ने क्या बोला ऊपर छायांकित होगा नीचे नहीं होगा। तो कहां पे छायांकित होगा, यहीं पे होगा जहां मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला छायांकित होगा, ये वाला छायांकित करो। छायांकित करने के बाद में आपको क्या करना है, छायांकित के आसपास आपको बिंदु देखना है, बस हर एक बिंदु से जेड का मान निकालना है। जिस बिंदु से जेड का मान अधिक निकलेगा वो अधिकतम जेड का मान हो जाएगा, जिस बिंदु से जेड का न्यूनतम मान निकलेगा वो मेरा हो जाएगा न्यूनतम जेड का मान। हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। तो आपने कहा छायांकित के आसपास कितने मेरे पास बिंदु हैं, छायांकित के आसपास मेरे कितने बिंदु हैं, एक मेरा ये बिंदु दिखाई दे रहा है, एक बिंदु मेरा ये दिखाई दे रहा है, मैं डार्क कर देता हूं, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है। छायांकित के आसपास ही देखना है, मूल बिंदु आपको लेना नहीं है, कभी भी मूल बिंदु को नहीं लिया जाता है। मूल बिंदु के अलावा जो भी बिंदु हैं हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि मेरे को अधिकतम जेड का मान बताना है, मतलब जेड का मान सबसे बड़ा देखना किस बिंदु से मिलेगा। तो फटाफट ये बिंदु पता है, ये बिंदु आपको निकालना है, ठीक है, और यहां से आपको जेड का मान निकालना है, कितना मिलेगा, बिंदु ये आपको निकालना है, यहां से आपको जेड का मान निकालना है, ये बिंदु आपको निकालना है, यहां से आपको जेड का मान निकालना है, ये बिंदु आपको पता है, यहां से आराम से जेड का मान मिल जाएगा, ठीक है भाई। यहां से यहां पर आप बता सकते हो जेड का मान, इस बिंदु से आप जेड का मान बता सकते हो क्योंकि बिंदु दिया गया है। तो पहले आप बिंदु निकाल लो। तो ये बिंदु कैसे मिलेगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है नंबर 2 रेखा और नंबर 3 रेखा। तो नंबर 2 और 3 को हल कर लो, इन दोनों को हल करके x और y का मान बता दो। तो y का मान 40 पहले से दिया है, लिख लो यहाँ पे। अब y का मान 40 यहाँ पे रखो, तो 45 में से 40 को घटाएंगे 5 मिलेगा x का मान। तो ये बिंदु पता चल गया। ये बिंदु किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखा 4, ठीक है, रेखा 4 को पकड़ो और रेखा 3 को पकड़ो, 3 और 4 को हल करेंगे तब ये बिंदु मिलेगा। तो 3 और 4 को यहाँ पे हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है मेरा 45 है, और फिर कितना है 3x प्लस का y बराबर 66 है। घटाने पर ये कट जाएगा, माइनस का 2x बराबर कितना मिलेगा भाई साहब 21 मिल जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 गया 1, फिर 6 में से 4 गया 2। अब माइनस से माइनस काट दो, 21/2 मिला x का मान, यहाँ पे लिख दो 21/2। ओके, अब ये x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण जो भी है 1 2 3, ये 3 समीकरण, ये 4 समीकरण है, समीकरण 3 में रख दो। y बराबर डायरेक्ट बता दो 21/2 घटाएंगे 45 में से, तो 90 में से 21 को घटा लो, y का मान पता चल जाएगा। 10 में से 1 गया 9 मिला, अब यहाँ पे कितना मिला 8, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 मिला अपान में 2। ठीक है भाई ये 90 है मेरा, क्योंकि जब मैंने लघुत्तम लिया तो 45 दूनी कितना हुआ मेरा 90 हुआ भाई। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6 बटे में 2, तो मेरा 69/2 मिला y का मान। यहां पे लिखो, ये बिंदु किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, नंबर 1 रेखा और नंबर 4 रेखा। तो नंबर 1 और नंबर 4 रेखा को हल करेंगे, ये बिंदु पता चल जाएगा। तो हमें x का मान पहले से पता है कितना है 20 है, x का मान पहले से पता है कितना है 20 है भाई साहब, देख लो। अब ये x का मान इसमें रख दो, y का मान पता चल जाएगा। 3 दूनी 6 60, 66 में 60 घटाओगे तो y का मान 6 मिला। हर एक बिंदु मैंने निकाल दिया। अब z का मान निकालेंगे इस बिंदु से, 0,40 यहाँ पे रखेंगे, तो ये खत्म, यहाँ पे रखेंगे 40, 7 चौक 28, कितना मिल जाएगा 280 मिल जाएगा। z का मान 280 यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है,
अब इस बिंदु से जेड का मान 5 रखेंगे यहाँ पे, 8 पंचे 40 हो गया। अब 40 यहाँ पे रखेंगे, 7 चौक 28, आराम से जोड़ देंगे 0, 8 4 12, 320 मिला यहाँ पे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ता हूं। इस बिंदु से जेड का मान निकालो, 21/2 रख दो यहाँ पे। तो आपने कहा 21 अट्ठे बताओ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16/2। ठीक है, 8 का गुणा 21 में मैंने कर दिया। अब 69/2 है तो 7 का गुणा कर दो, 7 नेम 63, 6 हासिल मिल गया। ठीक है भाई, 7 का गुणा 6 में करो, 7 छंगा 42, जोड़ दो, कितना हुआ 48 और बटे में 2। ओके, अब आराम से जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। तो मैंने यहां पे जोड़ा, 8 3 11 की 1 हासिल मिल गया, 8 और 6 14 और 1 15, 1 हासिल मिल गया, 4 और 2 6 बटे इतना। तो कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 651/2। ठीक है, तो ये मेरा जेड का मान निकला, फिर ये मेरा जेड का मान निकला और ये मेरा जेड का मान निकला। 3 मान मैंने निकाल दिए। और भी बिंदु हैं, उनको भी लेते हैं। ये बिंदु 20,6 यहाँ पे रखो, तो 8 दूनी 16, 160। अभी 22 का मान यहाँ पे रखो, 7 छंगा 42, जोड़ेंगे 2, 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 1 और 1 2। तो कितना मिल गया 202, यहाँ पे रखेंगे 202। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे। ओके, अब ये बिंदु कितना है मेरा 20,0 यहाँ पे रखेंगे। तो डायरेक्ट बता सकते हो 8 दूनी 16, 160 मिलेगा, क्योंकि 22 का मान 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा। 160 मिला यहाँ पे। फटाफट बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अधिकतम। तो सबसे पहले आपको अधिकतम बिंदु बताना है, उसके बाद अधिकतम जेड का मान बताना है। सबसे बड़ा जेड का मान किस बिंदु से निकला, वही मेरा हो जाएगा अधिकतम जेड का मान। तो देख लो, यहाँ पे 280 है, तो यहाँ पे 320 है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे अगर भाग लगाओ तो देखो इससे छोटा मिलेगा। अगर इससे छोटा मिलेगा तो यही पकड़ लेंगे भाई। 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 5 325, मतलब ये बड़ा है। सबसे बड़ा आपको यही मिला है, 651/2। बाकी तो 202 है और यहाँ पे 160 है। 21/2 अधिकतम बिंदु लिख लो, अधिकतम बिंदु लिख लो। कितना है मेरा 21/2 और 69/2। ये मेरा क्या है, अधिकतम बिंदु। इसी से जेड का मान निकाला, तो अधिकतम जेड के बराबर लिख दो, अधिकतम जेड के बराबर लिख दो 651/2। अब बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, ये सवाल पेपर में आएगा तो हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो जैसा मैंने मेथड बताया, इसी मेथड से सवाल आपको लगाना पेपर में, गलत नहीं जाएगा। चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना दे दे, पेपर में 101% क्वेश्चन लगेगा। रैखिक प्रोग्रामन के सवाल कहीं आपको दिख जाएं तो इसी मेथड से आपको लगाना है। हर एक सवाल लगेगा, चाहे वो कठिन सवाल हो चाहे वो सरल सवाल हो, हर एक सवाल लगेगा और उत्तर एकदम सटीक निकलेगा। प्रदीप कुमार, पेपर में ग्राफ कॉपी मिलेगी, ठीक है? अगर ना मिले तो मांग लेना, ना मिले तो मांग लेना। जिस टीचर की ड्यूटी लगी हो, चाहे वो मैडम जी की लगी हो, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल की लगी हो, किसी की लगी हो, आराम से मांग लो, मिल जाएगी। हाँ, ग्राफ कॉपी मिल जाएगी। मुस्कान बताओ, समझ में आ गया? कुसुम जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी।
बताओ, ये लग जाएगा? फटाफट बताओ। ये सवाल बड़ा है, कल लगवाएंगे, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर है? ए बी का होल इनवर्स। सारे सारे प्यारे भाई कल सवाल को लगवाएंगे, ठीक है। सर पीडीएफ चाहिए। हनुमान यादव, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, जिसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं मोबाइल नंबर लिख लो 7607620452 760 762 ये मेरा मोबाइल नंबर है। लिख लो, पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अब कल क्लास करवाएंगे, जितने मैंने सवाल लगाए हैं सारे सवाल की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी मिलूंगा 9 बजे, रेडी रहना है, क्योंकि आज पार्ट 5 मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जरूर आना है 9 बजे वाली क्लास में। फिर कल से 6:30 फिर 9 बजे 2 क्लास रोज मैं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के बालक और बालिकाओं के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है 29 फरवरी को, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है भाई। आपका पेपर पूरा करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। पूरा पेपर होगा, गणित में आएंगे 100 में 100, भरोसा रखिए। 2023 में जैसे विद्यार्थियों ने मेरा नाम रोशन किया, ऐसे ही आप लोग करोगे, क्योंकि जब पेपर होता ना उसी रात को मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन तैयार करके जाइए, पूरा पेपर होगा। लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चनों को मैं दूंगा, बाद में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी आप प्रैक्टिस कर लो, मैं क्वेश्चन केवल और केवल दूंगा जब पेपर होगा, रात में दे दूंगा, ठीक है। पढ़ के जाना, 101% पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन यही जो मैं करवा रहा हूं यहीं से आपको मिलेंगे, चाहे वो 9 बजे वाली क्लास में या फिर 6:30 बजे वाली क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। 9 बजे आना है, पार्ट 5 कंप्लीट करवा दूंगा आज वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।